नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर एजुकेशन ग्रुप में। मैं आशा करता हूं कि आपकी RSCIT की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लगातार हमारी वीडियो के साथ बने रहें। और बहुत से बच्चों के ये सवाल रहता है कि सर आप 35 प्रश्न ही क्यों कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में 35 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से हो। हम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैराथन क्लास भी चलाएंगे, तब उसमें 35 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो पहला प्रश्न आपका, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपके होगा ए, भारत आईटी अधिनियम 2000। ये आपके साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उसका कानून बना है आपके भारत आईटी अधिनियम 2000। क्वेश्चन नंबर 2, आप इंटरनेट का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप इंटरनेट का यूज़ करके कौन से सोशल प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आपके सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। आप ये तीनों ही चला सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो आपसे बस में यही पूछा गया था कि आप इंटरनेट का यूज़ करके सोशल मीडिया कौन कौन से चला सकते हैं, तो आप ये चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना बेहतर है। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। इसका सही आंसर है डी, हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित है। तो एक चीज और बता दूं आपको मैं, कभी भी अगर आप कोई पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, तो वो उतनी तेज नहीं चलेगी या फिर सुरक्षित नहीं चलेगी जितनी हार्ड डिस्क में अगर वो डेटा होगा। हार्ड डिस्क में डेटा होता है तो वो स्पीड में चलता है। आपका चौथा प्रश्न है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं। अगर कोई फोटो है तो वो किन बिंदुओं से मिलकर बनती है, उन बिंदुओं को पिक्सेल्स कहते हैं। ये चीज मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर ही आपकी पूरी इमेज का निर्माण होता है, पिक्चर बनती है। इसमें सभी खेल पूरा पिक्सेल्स का है। जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी अच्छी आपकी क्लियरिटी होगी फोटो की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान वैधता को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। ये कथन पहला है जो एकदम सही है। कथन 2, आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो साथियों ये कथन भी एकदम सत्य है कि आईआरसीटीसी की साइट से आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपके, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा आपके डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि एनवीएसपी का यूज करके आप अपने मतदाता सूची में करेक्शन कर सकते हैं और आईआरसीटीसी पोर्टल पे जाकर आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल 2019 में डैश फंक्शन उन सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। एमएस एक्सेल 2019 में डैश फंक्शन उन सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा सी, काउंट। ये क्या करता है
कि आपके ब्लैंक जितने होंगे एक्सेल उनको छोड़ देता है, बाकी जिनमें लिखा होगा उन सबको ये काउंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सेल B1 से शुरू होकर कॉलम G तक और नीचे पंक्ति मतलब कि रो 10 तक जाने वाले सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस क्या होगा। मतलब आपको ऊपर B1 से शुरू होकर कॉलम G तक जाता है और 10वीं पंक्ति मतलब रो तक जाता है, तो उसका सेल रेफरेंस क्या होगा। सेल रेफरेंस बताइए दोस्तों, सेल रेफरेंस क्या हो सकता है इसका सेल रेफरेंस होगा D, B1:G10। दोस्तों कभी भी सेल रेफरेंस की बात की जाए तो B1 और जो आपको दो बिंदु अंकित कर रहे हैं उनको कॉलन कहते हैं, तो यहां से सेल रेंज बताई जाती है, यहां से शुरू होती है B1:G10। तो ये सही आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका 8, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। दोस्तों ये प्रश्न हर 1-2 एग्जाम बाद में वापस रिपीट होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। जब आप पावर पॉइंट में पहले से ही डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। इसका सही आंसर है आपके ए, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। दोस्तों इस क्वेश्चन और इस आंसर को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। आंसर होगा इसका ए, स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। अगर आप कोई स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की शीट बनाते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग आप करते हो। देखो गूगल शीट तो होती ही है, MS एक्सेल भी होता है। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो कौन सा सही होगा इसके अंदर हमारा, वो होगा आंसर आपका इसमें बी, गूगल शीट, MS एक्सेल और लिब्रे सेल। तो ये 3 ऑप्शन है जिसमें आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। गूगल शीट भी आप जानते हैं, MS एक्सेल भी जानते हैं और ये लिब्रे सेल, इनसे आप स्प्रेडशीट बना सकते हैं। तो मित्रों इसको याद रखिएगा आंसर को। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, नंबर पैड को दिशात्मक तीरों के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। नंबर पैड को दिशात्मक तीरों के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। दोस्तों बताइए, आंसर होगा इसका सी, न्यूमेरिकल लॉक। आपके कीबोर्ड का एक पार्ट होता है जहां पर आपके सभी नंबर्स रहते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन रहते हैं। वहीं पर एक नंबर लॉक ऑप्शन होता है जो कीबोर्ड में एक लाइट भी इंगित करता है, नंबर लॉक। वो जब आप प्रेस करेंगे तो आपके ये कीबोर्ड वाले जो नंबरिक जो आपका पैड है वो वर्क करता है। अगर वो लाइट ऑफ होती है तो वो वर्क नहीं करता है। बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा नंबरिक पैड नहीं चल रहा है, तो आप ऊपर देखिएगा आपका नंबर लॉक ऑन है कि ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का एड्रेस क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है ये कि आपकी एक्सेल की शीट का सबसे पहले सेल का एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले सेल का एड्रेस बताइए दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। इसका आंसर होगा A1। दोस्तों बता दूं, आपकी जो स्प्रेडशीट होती है उसके हर कॉलम का नाम होता है, जैसे ABCD, हर रो का नंबर होता है और वैसे ही हर सेल का एक नाम होता है जो वो नेम बॉक्स में शो होता है। आप अपने स्प्रेडशीट के फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करके आप नेम बॉक्स में देखना, आपको A1 लिखा होगा, वही उस सेल का नाम होता है, सेल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 12, डैश एक फाइल है जो डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप
में संग्रहित करती है, ठीक है, जिसमें मानों को अलग करने के लिए कोमा और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बहुत से लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, चलो मैं ही बता देता हूं। इसका आंसर होगा DBA, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये DBA, ठीक है। इसका सही आंसर होगा DBA। क्वेश्चन नंबर 13, SSO ID किससे संबंधित है? यानी आपकी जो SSO ID है, मित्रों बताइए कि SSO ID किससे संबंधित होती है? इसका सही आंसर, जी हाँ सही बता रहे हैं आप, ई मित्र से ही संबंधित है। तो ई मित्र वाले जो ID चलाते हैं उसे SSO ID ही कहते हैं। और हम अपनी पर्सनल ID बनाते हैं वो भी SSO ID होती है, जिससे अब राजस्थान सरकार का कोई भी काम करवाना हो, अब वहाँ से फॉर्म भरना हो, एडमिट कार्ड वगैरह हो, ये सारी चीज़ें अपन वहाँ से कर सकते हैं। इसको ई मित्र ID भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रीसाइकिल बिन का क्या कार्य है? रीसाइकिल बिन का क्या कार्य है? तो बताइए, बहुत इजी प्रश्न है ये तो। रीसाइकिल बिन का कार्य होता है हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। आंसर होगा इसका ए, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। तो सिंपल लैंग्वेज में जो भी आप फाइल डिलीट करते हैं वो जाती है आपके रीसाइकिल बिन में। रीसाइकिल बिन में जाती है और वो स्टोर होती है। अगर आप रीसाइकिल बिन से भी उनको हटा देते हैं तो वो क्या होती है, परमानेंटली डिलीट हो जाती है, फिर वो आपको फाइल नहीं मिलती है। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 15, ICT का मतलब क्या होता है? दोस्तों आपके परीक्षा में कुछ फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है, तो उनमें से एक ये है कि ICT की फुल फॉर्म क्या होगी? ICT बताइए दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होगी आपके आंसर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा दोस्तों। फुल फॉर्म्स भी कुछ SSO की फुल फॉर्म होती है आपके सिंगल साइन ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, यानी कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होती है? तो बताइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन में क्या होती है? प्रेजेंटेशन में आपके होती है स्लाइड्स। तो आंसर हो गया इसका डी, क्योंकि प्रेजेंटेशन में केवल स्लाइड्स ही होती है। आपके चार्ट, वर्कबुक और वर्कशीट जो है वो आपके किस में होती है? वो MS एक्सेल में होती है। अगर आपसे पूछे कि एक वर्कबुक कैसे बनती है, तो वो चार्ट और वर्कशीट से मिलकर बनती है। इसका आंसर तो आपके होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो बताइए दोस्तों, 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना। देखो, कंप्यूटर का पहला ही काम यही होता है कि डेटा को प्रोसेस करता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, डेटा। कंप्यूटर का काम है आपका डेटा को प्रोसेस करना और आपके सूचना के रूप में उसको परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश एक इंपैक्ट प्रिंटर है और डैश नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है और कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा। अभी तो अपन पहले आंसर की तरफ जाते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर है, और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है वो इंकजेट, मतलब आंसर हो जाएगा आपके ए। दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपको प्रिंटर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में छांटने में अगर प्रॉब्लम होती है, तो मैं सबसे इजी ट्रिक देता हूं आपको कि प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट और एक होता है नॉन इंपैक्ट।
देखो इम्पैक्ट वाले जो हैं उनके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट के आपको 4 नाम याद रखने हैं। अगर उनके अलावा जो नाम आ जाए वो समझ जाना आप लोग, वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट के आपको मैं नाम बताता हूँ, लेजर, इंकजेट, थर्मल और प्लॉटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम है लेजर, इंकजेट, थर्मल और प्लॉटर। ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा जो भी आपके नाम आ जाए वो सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सही है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सही है? देखते हैं, चलो। पहला कथन, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। चलो फिर ये भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये गलत है। सेकंड है आपके, रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये एकदम करेक्ट है। ठीक है। थर्ड, रोम BIOS को संग्रहित करता है। BIOS को संग्रहित करता है, चलो ठीक है। फोर्थ, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ओके। फिर है 5, बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। तो दोस्तों अब बताइए इसका सही आंसर। इसको क्या करना है, सीरीज से जमाना है कि कौन सा सही है, उसकी तरफ अपन को आगे बढ़ना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके बी। जो बी कथन है, बी में केवल 2, 3 और 4 नंबर का कथन है, वो एकदम आपके सही है। मतलब रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, एकदम सही है। तो बी में पहला ऑप्शन सही हो अपना। बी का सेकंड ऑप्शन 3 दिया इसने, रोम बायोस को संग्रहित करता है, ये भी एकदम करेक्ट है। और बी ने फोर्थ ऑप्शन दिया है, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, तो ये भी एकदम सही है। तो आपका आंसर हो गया इसी तरीके से दोस्तों बी। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके डैश एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। डैश एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत, आपने वाद्य यंत्र मतलब कि संगीत इंस्ट्रूमेंटल तो बहुत देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत देखे होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत यंत्र है जिससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल आप बजा सकते हो। मतलब कोई भी वाद्य यंत्र की ध्वनि आप उस डिवाइस से निकाल सकते हो। तो वो एकदम सही जवाब दोस्तों बी होगा इसका आंसर, MIDI। MIDI एक ऐसा डिवाइस है जो इंस्ट्रूमेंटल आवाज आपके लिए निकालता है, किसी भी वाद्य यंत्र की ये आवाज निकाल सकता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूं मैं दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा दोस्तों, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलो अपने अगले प्रश्न की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश का उपयोग जानकारी इकट्ठी करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। जानकारियां इकट्ठी करने के लिए आप किसका यूज करते हैं दोस्तों, बताइए। जैसे अगर आपको किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप उसे क्या करेंगे, एक फॉर्म भरवाएंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके हो जाएगा गूगल फॉर्म। आंसर बी, आपके 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गूगल फॉर्म। कोई जानकारी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो गूगल में एक ऑप्शन है आपके गूगल आईडी पर, गूगल फॉर्म, उसको छोटा सा एक फॉर्म बनाकर आप अपने सभी को सेंड कर सकते हैं, लोग उसको भरकर आपको भेज सकते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। तो इसका भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि कंप्यूटर के हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। इन मतलब अंदर जिन भी डिवाइस से कंप्यूटर में काम अंदर जाता हो वो सभी इनपुट डिवाइस होते हैं, और जिन डिवाइस से कंप्यूटर से काम बाहर आता है तो उन्हें आउट ही बोलते हैं, तो आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो अगर इस थ्योरी को अगर आप याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक इनपुट और आउटपुट डिवाइस आप अलग कर सकते हो। आपसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा है, तो देखिए OCR, फिर लाइन प्रिंटर, CRT मॉनिटर और स्पीकर। तो मैं आपको बता दूं, OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक तरह का डिवाइस है जो पेपर पर लिखे हुए टेक्स्ट को रीड कर लेता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपके आंसर इसका A, OCR। लाइन प्रिंटर, अब प्रिंटर का काम होता है पेपर को प्रिंट करके बाहर लाना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर, तो आपका मॉनिटर का काम होता है डिस्प्ले दिखाना, वो भी आउटपुट है। स्पीकर का काम होता है आवाज बाहर देना, तो वो भी आपके आउटपुट है। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया आपके A। क्वेश्चन नंबर 23, डैश विंडो 11 में वह क्षेत्र है जिसमें पृष्ठभूमि चित्र मतलब वॉलपेपर आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। दोस्तों, मैं RSCAT की क्लास जब भी लेता हूँ शुरुआत के दिन ही पहली चीज़ यही बताता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या होगा? सही आंसर इसका होगा C, डेस्कटॉप। तो आपको अगर याद रखना है इसको, तो सीधी सीधी लाइन है आपके लिए कि कंप्यूटर स्टार्ट करते ही जो पहली डिस्प्ले शो होती है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो 23 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। 24, MS वर्ड 2019 में डैश टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। ठीक है, डैश टैब में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस ये सब टैब होते हैं। तो बताइए कहाँ होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बताइए। इन सभी को रिबन में संग्रहित किया जाता है। इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, MS वर्ड या एक्सेल में ऊपर आपके टैब्स बनी होती है, होम, इंसर्ट, तो इन सबके जितने भी विकल्प होते हैं मतलब कि इन सबके जो ऑप्शन होते हैं इनको एक रिबन में बांध कर रखा जाता है, उसे रिबन कहते हैं। जब भी आप किसी भी होम पर क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि इंसर्ट वाले ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, आप इंसर्ट पर क्लिक करते हो तो होम वाले ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। तो वो एक रिबन में पिरो कर रखा जाता है, इसलिए इसका नाम भी रिबन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 25, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? UPI की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग अभी अपनी लाइफ में UPI बहुत करते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI करना, यस, सही आंसर। आंसर हो गया इसका C। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? देखो, ऑनलाइन बैंकिंग के तो बहुत लाभ होते हैं अपन को, ऑनलाइन बैंकिंग के बहुत लाभ है, उनमें से ये बोल रहा है कि कौन सा लाभ नहीं है। दोस्तों बताइए, देखो ऑप्शन ए है आपके लिए, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते, तो ये तो इसका लाभ ही है। B ऑप्शन, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। ठीक है। ऑप्शन C, यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित कर देता है, ये भी ठीक है। ऑप्शन D, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, तो इसका जो लाभ नहीं है वो है D। बाकी तीनों ऊपर A, B, C इसके लाभ हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करने के फायदे हैं। बाकी D जो ऑप्शन है वो डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट, ये आंसर इसका नहीं है। ठीक है, तो आपके लाभ नहीं है वो तो D हो गया, क्योंकि ये जो लाइन दी गई है वो आपके मॉडेम से रिलेटेड दी गई है, क्योंकि मॉडेम का काम होता है डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट करना, तो आंसर इसका D हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ। 27, नीचे दी गई तालिका से सही
मिलान विकल्प का चयन करना है, मतलब कि आपको इनको मिलाना है। तो बताइए कौन सा क्या है, इसमें आप बता सकते हैं। सही मिलान करके आपको बताना है। चलो मैं बताता हूं आपको। B2C, फर्स्ट ऑप्शन दिया है B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो ये तो आपका मिलता है www.amazon.in। ठीक है। फिर आपके दूसरा दिया है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये किससे मिलेगा? ये आपके मिलेगा बिजनेस टू बिजनेस। किससे मिलेगा बताइए दोस्तों? ये आपके डायरेक्ट सीधा मिलेगा इससे। और C2C, कस्टमर टू कस्टमर, आपके मिलेगा eBay से। तो इसका जो सही आंसर है आपके दोस्तों, हम देखते हैं, इसका सही आंसर होगा RQP। तो RQP आपको मिल रहा है डी में। तो इसका सही आंसर हो गया आपके डी, RQP। आपके इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको एकदम शांत मन से एक बार आप इसको पहले पढ़िएगा, फिर ही आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज बंधक के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के मान्यकरण की सुविधा देना है? दोस्तों बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपके होगा, मैंने कल ही इसका बताया था, राज ई वॉलेट। ये एक ऐसा वॉलेट है जिसमें आप सरकारी दस्तावेज जो आपको गवर्नमेंट इशू करती है वो सभी आप इसमें रख सकते हो, संग्रहित करके रख सकते हो, स्टोर कर रख सकते हो, मतलब डिजिटल रूप से आप स्टोर करते हो। तो इसका सही आंसर होगा राज ई वॉलेट सी। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए, ये प्रश्न कल भी आया था। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? देखो ये तो एक तरह का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिए। इसका पहला जो ऑप्शन है वो वैसे सही है कि F5 कुंजी दबाई जाती है, ये मैं इसको एकदम सही मानता हूं। स्लाइड शो मेन्यू में शो देखने के लिए विकल्प चुनिए, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी, स्लाइड शो मेन्यू में रियर्स टाइमिंग चुनिए, इसमें रियर्स टाइमिंग सुनिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? सोच कर बताइए। नहीं तो मैं बता दूं आपको, इसका अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको इसके, क्योंकि इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, और रियर्स टाइमिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन टिक कर गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन को याद करने की मैं ट्रिक आपको देता हूं दोस्तों, कि कभी भी आपके क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए, तो आंख बंद करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं MICR। MICR एक ऐसा डिवाइस है जो चेक को रीड करने का काम करता है, जो केवल बैंक में ही काम आता है। तो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो बैंक में ही काम आता है चेक को रीड करने के लिए। दोस्तों 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपका आ जाता है, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आरोही क्रम के अकॉर्डिंग बताना है आपको दोस्तों, तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए, आरोही क्रम के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर है मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होगा A, CDRW, ठीक है, DVD, ब्लू रे डिस्क और फिर हार्ड डिस्क। CDRW, CD मतलब कि नॉर्मल जो आपकी CD होती है, RW रीराइटेबल, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क और फिर हार्ड डिस्क। तो यही इसका सही क्रम है, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ये। तो इसका सही आंसर हो गया A।
क्वेश्चन नंबर 32, टोंगल कुंजियों से के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? टोंगल कीज कौन सी होती है बताइए दोस्तों। टोंगल कीज दोस्तों, आप अपने कीबोर्ड में 3 लाइट देखते हैं। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि आप कीबोर्ड में 3 लाइट्स देखते हैं। एक होती है कैप्स लॉक, एक होती है नम लॉक, एक होती है स्क्रॉल लॉक। इन तीनों को टोंगल कीज कहा जाता है, जिनको ऑफ और ऑन भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब आप समझ गए, आंसर इसका होगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। टोंगल कीज आपके कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये 3 ही होती है। जो आपके कीबोर्ड में 3 लाइट जलती है उन्हीं को टोंगल कीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? तो वो इसका मेन मोटिव होता है किसी दस्तावेज के दृश्य आकर्षक और बेहतर बनाना। उसका यही अंतर आपका होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट, दृश्य मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्प्रूव और सुंदर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें हेडर और फुटर जोड़ते हैं। आप अपनी बुक्स वगैरह आप जब भी आप रीड करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके सबसे टॉप और सबसे बॉटम में कोई ऐसा टेक्स्ट होता है जो हर पेज पर रिपीट हो रहा है, उसी को हेडर और फुटर कहते हैं। हेडर टॉप ऑफ द पेज, फुटर बॉटम ऑफ द पेज। तो इसका सही आंसर हो गया आपके ए। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, डैश सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। सर्च इंजन क्या काम करता है बताइए, यानी कि उसकी काम की प्रोसेस क्या है वो बतानी है आपको। बताइए। देखो, मेल मर्ज करना, तो ये तो वर्ड का स्टार्ट हो गया काम। स्टार बस, ये नेटवर्किंग का काम हो गया। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, ये कंप्यूटर के प्रकार हो गए। तो इसका सही आंसर हो गया डी। डी होगा वेब क्रॉलिंग, इंडेंसिंग और खोज, मतलब फिर बाद में उसको सर्च करना। तो सर्च इंजन की जो प्रक्रियाएं होती है वो यहां से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल से संबंधित है? दोस्तों बताइए। प्रोटोकॉल, देखो वैसे प्रोटोकॉल की बात कर रहा है तो इसमें P आ गया लास्ट में, आंसर होगा इसका D, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर किसी प्रोटोकॉल को अगर आपको बताना हो तो लास्ट में P वैसे भी आ गया इसमें, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपको क्या करता है, प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, आपके आज की जो सीरीज है 35 प्रश्नों की, वो कंप्लीट हुई। आज अपने तीसरी सीरीज कंप्लीट हुई है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग हमारी वीडियो निरंतर देख रहे होंगे, और ये मेरी गारंटी है कि आप हमारी वीडियोस को देखकर अपनी RSCIT परीक्षा की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। मैं डेली आपके लिए 35 क्वेश्चन लेकर आता हूं। ये गारंटी है कि आप इनको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे तो आपका जो आने वाला RSCIT का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होगा और आप गारंटी उसमें पास हो जाएंगे। एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे, तब आप हमसे जरूर जुड़िएगा। उसमें 35 क्वेश्चन से ज़्यादा होंगे। और कुछ दोस्तों ने मुझे ये भी बोला है कि सर RSCIT परीक्षा कैसी होती है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कैसे करना होता है, OMR शीट कैसे भरनी होती है। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर एक दिन डालूंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।